हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग अवर्स। आई एम सचिन मिश्रा। तो बेटा आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट करेंगे। इसका सबसे पहला टॉपिक जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको करने से पहले सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पर एग्जांपल में हमारे कौन है, मिस्टर ए है जो कि सेलर है और जो मिस्टर बी है वो क्या, बायर है। एग्जांपल ध्यान से समझना बेटा। मिस्टर ए जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज या इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कई बार आप देखते हो। ठीक है, और मिस्टर बी जो है जो कि बायर है, ये इनको प्रोवाइड कर रहे हैं मनी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बेटा इसको जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो पार्टीज है, नंबर ऑफ पार्टीज जो है जो कि इन्वॉल्व है वो 2 है। यहाँ पर गुड्स या सर्विसेज है। ठीक है, यहाँ पर गुड्स या सर्विसेज है और नंबर ऑफ यहाँ पर 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। तो चलिए अब हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में चलते हैं। याद रखना, अगर आपने यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, इकोनॉमिक गेन होगा, लेकिन अगर आपने डोनेशन या चैरिटेबल पर्पज के लिए अगर आपने कुछ भी किया है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं आती। ठीक है, अब एक बार हम लोग आके इसकी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट। हमारे एग्जांपल में क्या था, हमारे एग्जांपल में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या दिया था, फाइनेंस या पैसा दिया था, और ए ने उसको क्या प्रोवाइड किया था, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करा था। इन्वॉल्विंग एंड इंटरचेंज का मतलब लेन देन होता है, गुड्स, मनी या सर्विसेज। ठीक है, यहां पर 3 गुड्स होंगी या मनी होगा या सर्विसेज होगा, और यहां पर 2 और मोर पार्टीज। तो हमारी ट्रांजैक्शंस में कितनी पार्टीज थी, 2 या 2 से ज्यादा। मिस्टर ए जो हमारा था सेलर था और जो मिस्टर बी था वो कौन था, बायर था। ठीक है, तो अब इसकी आगे बात करते हैं। तो यहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। तो यहां पर रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट्स, ठीक है, और यहां पर मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक तो अकाउंटिंग यूनिट से रिलेशनशिप इसका क्या होता है, एक तो ये होता है, और सेकंड इसमें क्या होता है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। तो यहां पर सबसे पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें अकाउंटिंग यूनिट से, तो एक होती है इंटरनल ट्रांजैक्शंस और एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी बोल देते हैं, और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इंटरनल ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहां पर आपने खुद देखा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, मतलब यहां पर नंबर ऑफ पार्टीज जो होंगी, यहां पर एक ही पार्टी हो सकती है। ठीक है, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, यहां पर आप डील कर रहे हो आउटसाइडर से, बाहर वाले बंदे से आप डील करो। तो यहां पर मिनिमम कितनी पार्टीज होंगी, यहां पर मिनिमम जो पार्टीज होंगी वो मिनिमम पार्टीज यहां पर एटलीस्ट 2 होंगी, इसीलिए इसको एक्सटर्नल बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और अगर हम इसकी मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू की बात करें तो यहां पर मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू में एक तो होती है कैश ट्रांजैक्शंस और एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपने अमाउंट को पेड या रिसीव्ड इमीडिएटली कर दिया, से दैट मैंने गुड्स खरीदा और मैंने तुरंत ही उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है, या मैंने सामान बेचा और इमीडिएटली मुझे क्या मिल गया, पेमेंट रिसीव्ड हो गया, तो उसको हम लोग कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और अगर हम ये सब प्रॉमिस पे लेटर, या हमने सामान खरीदा, हमने कहा हम बाद में पे करेंगे, ठीक है, या हमने सामान बेचा और वो हमें बाद में देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग बोलते हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक बार थोड़ा सा हम सम अप कर लेते हैं इसका। तो मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था बिजनेस ट्रांजैक्शंस में नंबर ऑफ पार्टीज क्या होती हैं, 2 होती हैं। हमने एग्जांपल क्या लिया था, मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी कौन है, बायर है। मिस्टर ए ने क्या किया, सामान को बेचा, गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, और मिस्टर बी ने उनको मनी प्रोवाइड किया। फिर हम डेफिनेशन पर आए थे। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, हमने कहा था यहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, मतलब यहां पर डोनेशन या चैरिटेबल अगर कोई पर्पस है तो उसको हम लोग यहां पर इंक्लूड नहीं करते। यहां पर क्या होता है, और प्लस में क्या होना चाहिए, गुड्स, मनी या सर्विसेज का इंटरचेंज होना चाहिए। और पार्टीज यहां पर कितनी हुई है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए पार्टीज,
2 होनी चाहिए। बेटा अभी हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया। अब हम लोग जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है, बेसिक टर्म है, वो है कैपिटल। हम लोग कैपिटल को डिस्कस करते हैं। इससे पहले एग्जांपल देखते हैं कैपिटल का मतलब होता क्या है। कैपिटल का मतलब होता है कि जैसे ये ऑनर मिस्टर ए हैं, इन्होंने अपने बिजनेस एंटरप्राइज में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्ट का मतलब या तो वो कैश ला लेंगे उसमें, और या एसेट्स मतलब प्लांट मशीनरी वगैरह लाके डाल देंगे। इसको हम लोग काइंड भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो जो भी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो अदर वर्ड में अगर हम बोले तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन हिज बिजनेस एंटरप्राइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब ये जो कैपिटल है ये लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, वो बिजनेस के पर्पज से करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है, फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे, उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को आप सेपरेट पर्सन ट्रीट करो। तो मतलब ये एक अलग पर्सन है, ये एक अलग पर्सन है। तो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन कुछ भी देता है तो बाद में उसको तो वापस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लायबिलिटी होगी बिजनेस के लिए, क्योंकि हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस के पर्पज से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है बेटा, तो आओ हम लोग एक बार डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द ऑनर। हमारे में एंटरप्राइज क्या था, एबीसी लिमिटेड था, और ऑनर कौन था, मिस्टर ए था। ठीक है, तो ये जो ऑनर है, अब ऑनर का मतलब क्या होता है, देखो डिफरेंट हमारे बिजनेस करने के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं। तो मोटे मोटे बिजनेस के हम लोग क्या बोलते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, नंबर 1 फॉर्म क्या होता है, नंबर 1 फॉर्म हमारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का होता है। एक अगला फॉर्म होता है पार्टनरशिप बिजनेस का, और थर्ड जो बिजनेस का फॉर्म होता है वो हमारा होता है कंपनी का फॉर्म। तो नंबर 1 प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अगर कोई बंदा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग प्रोप्राइटर कहते हैं। तो उस केस में ओनर कौन हो जाएगा, प्रोप्राइटर। और अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व है तो इस केस में वो पार्टनर कहा जाएगा। और अगर कंपनी में, देखो कंपनी की जो कैपिटल होती है, कंपनी की कैपिटल, कंपनी अपनी कैपिटल को बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड करती है। शेयर दैट की 10 लाख रुपए चाहिए तो 100 प्रोप्राइटरशिप तो पूरा पूरा अकेला दे देगा। पार्टनरशिप में पार्टनर अरेंज, वेरियस पार्टनर्स अरेंज करेंगे, और कंपनी ना अपने जो शेयर 10 लाख रुपए को शेयर दैट 10 रुपीज के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से क्या करेगी, उसको मार्केट में लॉन्च कर देगी, मार्केट में आईपीओ वगैरह ले आएगी। तो 1 लाख शेयर इशू कर देगी। तो जिस भी पर्सन के पास शेयर्स होंगे उनको हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं, और शेयर होल्डर बिकम द ऑनर। तो कंपनी में जो ऑनर होता है वो शेयर होल्डर होता है। ठीक है बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। बेटा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है, बेसिक देखा जाए तो इसका डायरेक्ट रिलेशन ना कैपिटल से होता है। ठीक है, देख तो इसका मतलब कहता है अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये पर्सनल यूज वाली बात है। अगर ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाला, कुछ भी विड्रॉ किया, ठीक है, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स अमाउंट का भी हो सकता है, कैश का भी हो सकता है, और काइंड का भी हो सकता है। अगर गुड्स वो विड्रॉ करेगा ना तो गुड्स को हम लोग वैल्यूड करते हैं एट परचेज प्राइस, या परचेज को से दैट गुड्स आपने खरीदा 50,000 का, और उसकी मार्केट प्राइस अगर जो है सेलिंग प्राइस जो आप करते हो उसको 60 में बेचते हैं। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, ड्राइंग्स की जो वैल्यू होगी वो 50 होगी, ना कि 60,000 होगी। और ड्राइंग जो जैसे कैपिटल वो लेकर आता है, एडिशनल कैपिटल लाएगा, एडिशनल पैसा लाएगा तो कैपिटल में इन्वेस्ट हो जाता है। तो वैसे अगर गुड्स लेकर या ड्राइंग्स करेगा अपनी, तो उसकी कैपिटल में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब बेटा फ्यूचर में आप लोग पढ़ोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, तो जो ड्राइंग्स होती है ना वो कैपिटल में से माइनस हो जाती है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बेसिक टर्म्स। जो बेटा भाई नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि जो भी अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, जो भी अमाउंट बिजनेस को पेबल हो या ऑन हो, मतलब जो भी अमाउंट बिजनेस को देना हो किसी को, जो बिजनेस की पेमेंट ऑब्लिगेशन हो, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे ना एसेट और लायबिलिटीज, बिल्कुल साथ साथ सुनते होंगे। तो इसमें हम पहले लायबिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी अमाउंट बिजनेस को पेबल हो या ऑन हो उसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। ये बेसिकली 2 टाइप की होती है। नंबर 1 होता है इंटरनल लायबिलिटी,
ठीक है। अगर लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर से, जैसे ओनर ने कैप पे इन्वेस्ट करी, कुछ और किया, ठीक है, जो भी बिजनेस को अपने ओनर को पे करना होता है, क्योंकि हमने कैप में कहा नहीं था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस और बिजनेस में दोनों अलग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर होगी उसको हम लोग इंटरनल कहेंगे, और जो भी आपको आउटसाइडर्स को पे करना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल एग्जांपल जो क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज होते हैं। इसके बाद में इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट का बेसिकली हम लोग ना इसको ना पेमेंट ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब पेमेंट, अगर आपकी पेमेंट ऑब्लिगेशन अगर 12 महीने से ज्यादा है, और ये 12 मंथ कहां से लेते हैं हम लोग, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, या अकाउंटिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनती है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही बनती है, तो आप वो बोल दो चाहे ये बोल दो। और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जहां पर पेमेंट जो ऑब्लिगेशन होती है विद इन 12 मंथ होती है फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट के अंदर अगर होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि करंट लायबिलिटी हमारी हो गई। करंट लायबिलिटी एग्जांपल कैसे हो गए हमारे पास, जैसे एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास यहां पर क्रेडिटर आ गया, बिल्स पेबल आ गया, अदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और अगर नॉन करंट की बात करूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहां पर आ जाती हैं, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाती हैं, है ना, यहां पर आती है लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आ जाते हैं, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आई थिंक कि आपको लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बार और बता रहा हूं कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब अमाउंट ऑन बाय द बिजनेस या अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। तो यहाँ पे पेमेंट वाली बात आ गई। तो पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब होता है कि जब आपको कोई पैसा पे करना, किसी बेनिफिट नहीं हो रहा बल्कि आपको किसी को पे करना है, तो इसको हमने दो में कहा था। हमने कहा था इंटरनल मतलब होता है अगर ऑनर पे करता है, ऑनर को पे करना है बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जब ऑनर के बाद आपको पे करना होता है। फिर टाइम पीरियड के हिसाब से हमने कहा था कि अगर पेमेंट ऑब्लिगेशन विद इन 12 मंथ है तो करंट हो जाएगी, और मोर देन 12 मंथ है तो क्या बन जाएगी, वो हमारी क्या बन जाएगी, वो नॉन करंट बन जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म है बेटा वो है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच प्रोवाइड बेनिफिट इन फ्यूचर। कोई भी चीज जो कि बिजनेस एंटिटीज को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड कर दे, हर वो चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एसेट वो चीज होती है जो फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे। मैं हर बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि ये चीज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बट आपको जिसमें ये कीवर्ड है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। अगर इसकी बात करें एसेट की, तो इसमें बेसिकली दो जो होती हैं, बट एक हमारी एसेट नहीं होती, लॉस होती है, लेकिन उसको एसेट मान लेते हैं। कैसे, आगे बताता हूं आपको। सबसे पहले इसमें नॉन करंट एसेट्स होता है, एक होता है इसमें करंट एसेट्स, और जो फाइनल होता है उसमें फिक्टिशियस एसेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग करंट एसेट्स की बात करते हैं। तो करंट एसेट का मतलब क्या, नॉन करंट एसेट का मतलब क्या होता है, सॉरी सबसे पहले नॉन करंट एसेट की बात करते हैं। इसका मतलब होता है वो एसेट जो कि आपने रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदी। जब मशीनरी आपने खरीदी है तो मशीनरी से आप लोग गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे और गुड्स को सोल्ड करोगे। जब आप गुड्स को सोल्ड करोगे फिर उस गुड्स से आप इनकम अर्न करोगे, ना कि मशीन को बेच के आप पैसा कमाओगे। तो नॉट मेंट फॉर रीसेल। इसको एंटिटी हेल्ड क्यों करती है, या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या तो फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। जो मैंने अभी मशीन का एग्जांपल दिया बेटा वो बिजनेस ऑपरेशन की ही बात थी यहाँ पे। ठीक है, नॉन करंट एसेट दो टाइप्स के होते हैं, नंबर एक टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम लोग, जिसका फिजिकल एक्जिस्टेंस होता है, मतलब हम लोग देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे। ठीक है, सेकंड होता है इंटेंजिबल एसेट, जिसका कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होता, हम उसको देख नहीं सकते और छू नहीं कर सकते, बट अगेन इट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। तो इसीलिए एसेट से गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। और जो इसकी थर्ड कैटेगरी होती है बेटा, जो इसकी थर्ड कैटेगरी होती है, इसकी थर्ड कैटेगरी होती है, थर्ड कैटेगरी होती है इसकी, कहां गया थर्ड कैटेगरी,
इसकी जो सेकंड कैटेगरी होती है करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग हेल्ड करते हैं फॉर रीसेल, रीसेल पर्पज। जब इसको हम खरीदते हैं, जैसे मान लो आपको ज्योमेट्री बॉक्स मैन्युफैक्चर करके बेचना है, तो आप लोग क्या करोगे, प्लास्टिक लाओगे, प्लास्टिक से उसको बनाओगे, उसके बाद में उसको सेल करके उससे बेनिफिट अर्न करोगे। तो क्या हेल्ड फॉर रीसेल, या तो रीसेल करने के लिए आप रखते हो, या इसको आप कन्वर्जन करने के लिए कैश में, ठीक है, या तो सेल के लिए या कन्वर्ट करने के लिए कैश में। जैसे डेटर को आप फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, गुड्स वगैरह को अगर आप बेच के पैसा कमा सकते हो, ठीक है, डेटर, बीआर, बिल्स रिसीवेबल हो गया, है ना। यहाँ पे एक चीज स्टॉक भी आप लोग लिख सकते हो, आपका दिल करे तो। लास्ट कैटेगरी होती है फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। बेसिकली एसेट्स नहीं होते ये, जब एसेट नहीं होते तो मतलब ना तो ये जब एसेट नहीं है तो ना तो टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है, ये लॉसेज होते हैं जो कि किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ नहीं होते, बट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक साल हमने खर्चा कर दिया, इसको राइट ऑफ हम 3, 4, 5 साल तक करते रहते हैं, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट, एक बार आपने ऐड के पैसे दे दिए, 3, 4 साल आपके चलते रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिटियस एसेट बोलते हैं। तो बेटा यहां तक हमने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो करेंगे वो हम लोग आने वाली वीडियोस में करेंगे। बाकी बहुत छोटे छोटे इजी हैं। आई होप जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया, ठीक है, ओके।